अस्सलाम वालेकुम। अब हम नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट है साइकोडायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी का वो स्टार्ट करने लगे हैं। यही टाइमलाइन है, साइकोडायनेमिक्स इंट्रोडक्शन, साइकिक डिटर्मिनिज्म हो गया। थर्ड जो पॉइंट है मॉडल ऑफ माइंड, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक थ्योरी थी सिगमंड फ्राइड की, जो कि एक तरह से इसको एक डिस्टिंक्टिव पैटर्न देती है। मॉडल ऑफ माइंड, जैसे कि हमारा ब्रेन कंपोज्ड है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन तक, ये बायोलॉजी है, फिजियोलॉजी है। लेकिन साइकोलॉजी जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, जो नजर नहीं आती, और हमारी साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, तो वो चीज जो इनविजिबल है, एब्स्ट्रैक्ट है, उसको हम माइंड कहेंगे। तो माइंड के भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि फ्राइड एक डॉक्टर था, फिजियोलॉजिस्ट था, और उसने हर एक चीज की एनालॉजी बनाई है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा ना साइकिक एनर्जी, तो जस्ट लाइक फिजिकल एनर्जी जो कि हीट वेव्स या लाइट वेव्स हैं, इसी तरह साइकिक एनर्जी है हमारे अंदर, जो कि हमें एरोस टेंडेंसी से, वो चीजें जो हमें प्लेयर देती हैं, हैप्पीनेस देती हैं, वहां से हम कशीद करते हैं, और अगर वो खत्म होती है तो हम एग्जॉस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। और यही वजह है कि हम एक तरह से साइकोथोलॉजीज का और सुसाइडल टेंडेंसीज का शिकार होते हैं। ये सारी बात हम पीछे कर चुके हैं। तो सेम वे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन की तरह स्ट्रक्चर ऑफ माइंड भी है। तो माइंड इज कंपोज्ड ऑफ, बेसिकली उसने इसको नाम दिया कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। फ्राइड का ये मानना था कि हमारे जो ब्रेन का मेजर पोर्शन है, जो हमारी पर्सनैलिटी को डिटरमिन करता है, वो कॉन्शियस ब्रेन कहलाता है, जिसके बारे में हम अवेयर हैं। ये ऊपर ना एक बिल्कुल थोड़ा सा हमें नजर आता है, और इसका ज्यादातर पोर्शन अंदर दबा रहता है। इसी को ही हम आइसबर्ग थ्योरी भी कहते हैं। जैसा कि ये साथ डायग्राम बनी हुई है हमारे पास, हमारी पर्सनैलिटी का बहुत ज्यादा पोर्शन हिडन है। जैसे एक आइसबर्ग होता है ना, सामने थोड़ी सी बर्फ नजर आती है, लेकिन उसके नीचे जो बर्फ है वो बहुत ज्यादा होती है। इसी किस्म की आइसबर्ग से टाइटैनिक जहाज टकरा के तो उसका खात्मा हुआ था, क्योंकि ये नीचे बहुत ज्यादा बर्फ होती है। तो जो हिडन पोर्शन है हमारी पर्सनैलिटी का, ये अनकॉन्शियस है। जो बहुत विजिबल है, जो हम ये सामने जिसके ऊपर इस लाइट पड़ रही है, ये कॉन्शियस है। और जो पार्शली सबमर्ज्ड है, ये प्री कॉन्शियस है। इसको हम आम लैंग्वेज में समझें तो ये है कि जो ही बच्चे की कंसेप्शन होती है मदर वॉर्म में, उस टाइम पर सबसे पहली चीज जो डेवलप होती है वो ब्रेन होता है। तब से एनग्राम्स बन रहे हैं और मेमोरीज कंसोलिडेट हो रही हैं। उससे लेकर जो हमारी एक्चुअल कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी, जो हम कॉन्शियसली अवेयर हैं, वो 3 से 4 साल तक की होती है। जैसे आप पास्ट में सोचें ना कि आपको अपनी जिंदगी का जो लास्ट एक्सपीरियंस है वो 2.5 साल 3 साल तक की एज तक का याद है, उससे पीछे नहीं। हालांकि उस टाइम पर मेमोरीज बिल्ड हो रही थी। इस तरह बहुत सी चीज़ें जिनको हम फॉरगिव और फॉरगेट करते चले जाते हैं, याद में नहीं रहती हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस के स्टोर हाउस में चली जाती हैं, यानी ख़त्म नहीं होती हैं और यहाँ पर चली जाती हैं। ये एक जंक बॉक्स होता है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में एक जंक बॉक्स होता है या डस्टबिन होती है, उसमें हम फेंकते चले जाते हैं, और सम डे ये भी भर जाता है। जब ये भर जाता है, एक्सीड हो जाता है अपनी लिमिट से, तो ये भी रेड लाइट ऑन कर देता है कि भाई नो मोर, अब नहीं इसके अंदर कोई चीज़ एंटर हो सकती। और उस टाइम पर हमें इसको वेंटिलेट करने की, इसको साफ करने की जरूरत पड़ती है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम साइकोपैथोलॉजीज का शिकार हो सकते हैं। कॉन्शियस पोर्शन हमारी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। ये हमारी मास्क्ड पर्सनैलिटी है, ये हमारा रियल सेल्फ नहीं है। हमारा रियल सेल्फ हमारी अनकॉन्शियस में छुपा हुआ है। हमारा कॉन्शियस पोर्शन वो है, शाऊर वो है कि जो हम शाऊरी सतह पर लोगों को अपना आप दिखाना चाहते हैं। प्री कॉन्शियस क्या है? प्री कॉन्शियस हमारी पर्सनैलिटी का वो पोर्शन है जो एकदम से तो हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं आता, यानी हम उसके बारे में एकदम से आगाह नहीं है, लेकिन हम जहन पे जोर डालें तो हमें बात याद आ जाती है। मसलन बेस्ट एग्जाम्पल है, मैं आपसे पूछूं कि आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया, व्हाट डिड यू टेक फॉर द ब्रेकफास्ट, उसमें आपने कहेंगे अंडा और ब्रेड लिए। अनकॉन्शियस, आप जब 1 साल के थे तो संडे को आपने उस डेट पे क्या खाया था, आपको बिल्कुल याद नहीं होगा, ये अनकॉन्शियस है। प्री कॉन्शियस, अगर मैं पूछूं लास्ट वीकेंड पे आपने आज के दिन ही क्या खाया था, तो शायद आप जहन पे जोर डालें तो आपके जहन में आ जाए। तो ये प्री कॉन्शियस है जो थोड़ा सा जहन पे जोर डालने से आ जाता है। इस तरह इनमें थॉट, परसेप्शन, मेमोरी स्टोरेज, नॉलेज, और यहाँ पर ये फियर, अनएक्सेप्टेबल डिजायर्स, वायलेंट मोटिव्स, इरेशनल विशेज, ये सारी चीजें अनकॉन्शियस में होती हैं। ये आप पूरा इसको चेक करें, देख लें कि ये इसकी जो डायग्राम बनी हुई है ये किस तरह से बनी हुई है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। हमने याद करना है पोर्शन, सबकॉन्शियस के बाद अनकॉन्शियस इज द लार्ज इनविजिबल सबमर्ज्ड पार्ट दैट रिप्रेजेंट्स अनकॉन्शियस माइंड। इट कंटेन्स ऑल काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग एंड इमोशनली सिग्निफिकेंट आइडियाज। तो फ्राइड ने इन तीनों चीज़ों को डिस्टिंक्ट किया और इंटरट्विंगल भी किया। किसके साथ? ये जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये तो आइसबर्ग थ्योरी हो गई ना। ओवरऑल जो कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी हैं वो है इड, ईगो, सुपर ईगो, यानी ये जो तीनों पोर्शंस है ना, इनके अंदर ही एक और इंग्रेडिएंट भी मौजूद रहता है जिसको फ्राइड ने नाम दिया इड, ईगो और सुपर ईगो का। इड इज बेस्ड ऑन प्लेयर प्रिंसिपल,
सुपर ईगो इज बेस्ड ऑन मॉरल प्रिंसिपल्स एंड ईगो इज बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल्स। मसलन आप रातों रात अमीर होना चाहते हैं, इड आपको कहती है डाका डालना चाहिए, लोगों से लूट मार करनी चाहिए, मोबाइल फोन छीनने चाहिए। सुपर ईगो कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम जेल जा सकते हो और अल्लाह मियां नाराज होंगे और सोसाइटी तुम्हें बुरा समझेगी। ये सुपर ईगो है जो मॉरल एक तरह से स्कूलिंग करती है, आपकी मॉरल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। अब ईगो क्या करती है, उसको दोनों अपनी तरफ खींचते हैं। वो सम टाइम कई कंडीशंस में इड की बात मान लेती है, सम टाइम कई कंडीशंस में सुपर ईगो की बात मान लेती है, और यूजुअली हम एक बैलेंस्ड और हार्मनी क्रिएट करने में कामयाब रहते हैं। हम सम टाइम अपने आप को एंटरटेनमेंट और प्लेजर देते हैं, सम टाइम हम कुछ चीज़ों के बारे में बड़ी स्ट्रिक्ट मॉरलिस्टिक वैल्यूज रखते हैं। अब ये सारी चीज़ें इस तरह से रहती हैं जैसे कि इड और सुपर ईगो अनकॉन्शियस में रहती है, ईगो कॉन्शियस में रहती है, और जो कुछ पोर्शन है हमारा प्री कॉन्शियस का वो भी अगेन इड और सुपर ईगो में रहता है। यानी ईगो जो हमारा रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है ना कि रियल फायदा और नुकसान किस चीज़ में है, और हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस से इकट्ठे रहते हैं, और बाकी ये सारे अनकॉन्शियस में हिडन रहते हैं, हमारी पर्सनैलिटी के अंदर कहीं दबे रहते हैं। इसकी ये मुकम्मल डिस्क्रिप्शन है। इट इज़ फ्रॉम लैटिन वर्ड इट से ये निकला है, ये सारे ग्रीक वर्ड्स में से निकले हैं। दरअसल ये ग्रीक गॉड्स थे, उनसे ये वर्ड निकले हुए हैं, जिनकी ये ग्रीक जो की मिथोलॉजी के कैरेक्टर्स हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़े, उनसे ये रिलेटेड हैं। और जितना जो एरोस टेंडेंसीज हैं ये बहुत रिलेट करती हैं इसके इड प्रिंसिपल्स के ऊपर, जो कि खुशी हासिल करना चाहते हैं। ये प्लेयर प्रिंसिपल पर बेस्ड है। हमारी ड्रीम्स भी एक एक्सप्रेशन है ये हमारी इड इम्पल्सिस का। उसी तरह से ईगो इज द सेकंड पोर्शन जो कि इड से इवॉल्व होती है। इसका मतलब है सेल्फ या आई, और ये कॉन्शियस अवेयरनेस में हम रहते हैं। जब हम सो जाते हैं तो दरअसल हमारा कॉन्शियस सोने चला जाता है और अनकॉन्शियस हमारा जागता रहता है ख्वाबों की सूरत में। और ये रियलिटी प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर दो स्ट्रेटजीज हैं जो ये इस्तेमाल करता है, सेकेंडरी प्रोसेस एंड रियलिटी टेस्टिंग। दो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फ्राइड रोड दैट ईगो इज लाइक अ राइडर ऑन अ हॉर्स, जैसे कि एक घोड़े के ऊपर एक घोड़सवार होता है, और सम टाइम हॉर्स को जब वो पकड़े हुए है तो सम टाइम वो हॉर्स की बात मानता है कि उसने को पानी वगैरह पीना है या कुछ करना है, ज़रूरियात पूरी करनी है, और सम टाइम वो उसको एक तरह से खुद लेकर जाता है कि ये काम करना है और ये नहीं करना, तो खुद को चैनलाइज करता है। सेम वे ईगो भी यही काम करती है। ईगो के प्रॉब्लम जो फंक्शंस हैं वो हैं टू डील विद रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, सेफ्टी ऑफ द नीड्स ऑफ इड, कि वो बिल्कुल सुपर ईगो पे ना रह जाए, और मिनिमाइज एंजाइटी को कम करने के लिए। नेक्स्ट पोर्शन इज सुपर ईगो। सुपर ईगो हमारी पर्सनैलिटी का थर्ड पोर्शन है जो मॉरल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। शुरू में ये पेरेंटल आइडियाज और रूल्स पर बेस्ड करता है कि हमारे पेरेंट्स जिन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, रेनफोर्स करते हैं, वो बिहेवियर स्ट्रेंथन होते चले जाते हैं, जिसको इंट्रोजेक्शन कहते हैं। कुछ वैल्यूज़ को इंटरनलाइज करना, उनको इंटरनली वैलिडेट करना, और उसके बाद जब बच्चे अकेले भी हों तो वो वही काम करें, क्योंकि उन्होंने सेल्फ कंट्रोल के जो उनकी पेरेंटल ट्रेनिंग है वो सेल्फ कंट्रोल पे चली गई है, और अब वो खुद से उन्हीं वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर चुके हुए हैं। तो ये चीज़ इंट्रोजेक्शन कहलाती है, यानी पेरेंट्स अपनी वैल्यूज़ बच्चों को सिखा देते हैं। इसमें फ्राइड का ये मानना है एंजाइटी इज़ लार्जली अनकॉन्शियस, द कॉन्शियस इमोशन इज़ गिल्ट। जब हमें किसी चीज़ के बारे में एंजाइटी होती है तो हमें गुनाह का एहसास होता है कि ये नहीं करना। ये ज़्यादातर सोसाइटियल या पेरेंटल स्टैंडर्ड से आता है जो रिजिड या ओवरली गिल्ट रिडन होते हैं कि इस चीज़ पे गुनाह है, इस चीज़ पे सवाब है। एग्रेसिव एंड सेक्सुअल टेंडेंसीज के पूरे ना होने की वजह से इस तरह हमारे बहुत से सोशल बिहेवियर्स हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज़ को प्रोड्यूस करते हैं। जो ईगो सुपर ईगो है ये कंसिस्ट करती है, एक उसका कॉन्शियस एलिमेंट है, इंटरनलाइजिंग एक्सपीरियंसेस फॉर विच अ चाइल्ड हैज़ बीन कंसिस्टेंटली पनिश्ड, यानी जो वालदैन से सीख लिया, उसके नतीजे में कुछ वैल्यूज़ उसने जो इंटरनलाइज कर ली ना, कॉन्शियस में उसने भी इंटरनलाइज कर रहा है वैल्यूज़ को। जो इन चीज़ों को पेरेंट्स पसंद करते हैं उनको सीख रहा है, जिन चीज़ों से पेरेंट्स मना कर रहे हैं उनसे मना हो रहा है। अल्टीमेटली उसने अपना एक ईगो आइडियल बना लिया, ईगो आइडियल कि मुझे इस तरह का होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू बी। तो द सुपर ईगो इज अ रिलेंटलेस एंड अनरीजनेबल एज द इड एज इट इज। और ये जो इसकी सुपर ईगो है ये भी बहुत डिमांड करती है, बहुत मॉरलिस्टिक वैल्यूज़ को पूरे करते रहना, देखना चाहती है कि ये वैल्यूज़ हमारी पूरी हों। इस तरह से जो इड ईगो, सुपर ईगो और जो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस है, ये एक मिलकर एक ही पोर्शन में रहते हैं, और इस तरह से हमारी पर्सनैलिटी को बहुत हवालों से चैनलाइज करते हैं और डेवलप करते हैं। इसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे फ्राइड की पर्सनैलिटी का, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी।